बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फिज़िक्स MCQs टेस्ट नंबर 2 जो कि चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 3 के कुछ टॉपिक से हमने इस टेस्ट को बनाया है। इसमें MCQ नंबर 123 द एक्सेलरेशन एट द समिट पॉइंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन, ये प्रोजेक्टाइल मोशन से आया है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में सुनते जाओ। कोई भी बॉडी, जब आपने एक बॉडी को फेंका और उस बॉडी पे मोशन के दौरान सिर्फ एक ताकत अमल कर रहा हो और वो ताकत हो ग्रेविटेशनल फोर्स, ओनली वन फोर्स एक्ट्स ऑन द प्रोजेक्टाइल मोशन। द बॉडी विच परफॉर्म प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल and only one force acts on the projectile, that is gravitational force. At each and every point in motion, the force acting is gravitational force. So acceleration at each and every point is g. Acceleration at every point is g. Acceleration हर पॉइंट पे हमारे पास g के बराबर होगा, चाहे वो समिट पॉइंट हो, चाहे वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे जब आपने उसको बॉडी को फेंका और उसने हरकत स्टार्ट की, क्योंकि हर पॉइंट पे ज़मीन का फोर्स एक्ट करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हर पॉइंट पे हमारे पास एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि F इज़ इक्वल टू ma के बराबर है। और अगर इधर हमारे पास एक्सेलरेशन g के बराबर है, वेयर देयर इज फोर्स देयर मस्ट बी एक्सेलरेशन। सो एट ईच एंड एवरी पॉइंट द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द व्हाट, g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 123 में ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह 123, ये 123 का एक्सप्लेनेशन हुआ। 124, the slope of VT graph, velocity type graph, is 0 for ऑप्शन ए x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। पहले तो ये बात याद रखो कि एफ वी टी ग्राफ स्लोप इज इक्वल टू 0। नो इट मीन्स, इसका सिंपल मतलब इट मीन्स दैट द मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन, that the motion is uniform motion। वो मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक ही है। तो अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन में देखें तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जब आप एक बॉडी को फेंकते हैं तो उसके रफ्तार, उसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक वाई कंपोनेंट, यानी मतलब ये कि ये बॉडी हाइट पे अगर जा रही है तो हाइट पे इसका रफ्तार क्या है, ये 1 सेकंड में कितना हाइट कवर कर रही है, दैट इज कॉल्ड वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। और ये बॉडी आपसे दूर 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 भी होती जा रही है तो ये एक्स एक्सिस पे किस रफ्तार से जा रही है, यानी एक्स एक्सिस पे ये 1 सेकंड में कितना लेंथ कवर कर रही है, दैट इज कॉल्ड वाई एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। तो जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगी तो इसका वाई कंपोनेंट कम होता जाएगा, बट एक्स कंपोनेंट रिमेन्स सेम। x component remains same, the y component decreases, the x component remains same। मैक्सिमम हाइट पे y component 0 हो जाएगा और जब बॉडी वापस नीचे आएगी तो y component बढ़ता जाएगा, जबकि x component का न तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा न तो डायरेक्शन चेंज होगा। द x component of velocity, the x component of velocity of projectile is uniform। वो हमारे पास यूनिफॉर्म है तो उसके लिए जो ग्राफ आएगा वीटी ग्राफ वो इस तरह आएगा। अगर एक प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है तो वो जब आपने स्टार्ट लिया 0 सेकंड से 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी ली, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया। विद द पैसेज ऑफ टाइम द वेलोसिटी डज नॉट चेंजेस, इट गिव्स अस अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एक्सिस एंड हियर द स्लोप इज 0। स्लोप 0 के बराबर है। स्लोप का फार्मूला है चेंज इन वाई एक्सिस बाई चेंज इन एक्स एक्सिस। तो इधर वाई एक्सिस पे हमने लिया है वेलोसिटी, तो इधर चेंज इन वाई एक्सिस 0 हुआ तो स्लोप क्या हुआ, 0। तो अगर स्लोप 0 है, वीटी ग्राफ स्लोप 0 है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि वेलोसिटी में कोई तब्दीली नहीं आ रही, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। और अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो अब हम अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में देखें तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे पास दो कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी होते हैं, एक एक्स कंपोनेंट होता है, दूसरा वाई कंपोनेंट होता है। एक्स कंपोनेंट हमारे पास यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है। तो सवाल की तरफ आते हैं। 124 में द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ is 0 for x component of velocity of projectile या y component of velocity of projectile या both components या none of these। तो x component of velocity of projectile इसमें आता है ऑप्शन ए 124 में। 125 में the trajectory of projectile is
अगर प्रोजेक्टाइल के ट्रेजेक्ट्री को हम देखें तो ये जो ट्रेजेक्ट्री है, द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल, इस ट्रेजेक्ट्री को हम मैथमेटिक्स या फिजिक्स की दुनिया में कहते हैं पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री। पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री, तो पैराबोलिक, इसमें लिखा है हाइपरबोलिक, पैराबोलिक, इलिप्स, नन ऑफ दीज। द 120 तो 125 में आपके पास आता है बी ऑप्शन, दिस इज ऑप्शन बी। 126 में है द मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल मोमेंटम एट समिट हाइट इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। ये बात याद रखो कि अगर एक प्रोजेक्टाइल, आपने पेन का एक बॉडी प्रोजेक्टाइल जिसपे सिर्फ एक ही फोर्स अमल कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो मैक्सिमम हाइट पे उसका मोमेंटम पी एच बराबर होगा इनिशियल मोमेंटम इनटू काज ऑफ थीटा के। ये उसका फार्मूला है, उसका हिसाब किताब ये आता है कि मैक्सिमम हाइट पे मोमेंटम बराबर होगा इनिशियल मोमेंटम इनटू काज ऑफ थीटा के। तो इधर बताया गया है कि द मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल मोमेंटम एट समिट हाइट। समिट हाइट पे मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के हाफ के बराबर हुआ, तो फिर हमारे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा? तो हमारे पास cos 0 डिग्री 1 के बराबर है, cos 30 डिग्री हमारे पास √3/2 के बराबर है, cos 45 डिग्री 1/√2 के बराबर है, और हमारे पास cos 60 डिग्री बराबर है 1/2 के। तो अगर इधर में एंगल 60 डिग्री पुट करूं, 60 डिग्री, तो ये cos 60 पे हमारे पास 1/2 हो जाएगा। तो मोमेंटम एट समिट हाइट हमारे पास हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम बाई 2, यानी हाफ ऑफ इट्स इनिशियल। तो 60 डिग्री पे हमारे पास मोमेंटम होगा हाफ ऑफ इट्स इनिशियल मोमेंटम, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल मोमेंटम। यहाँ पे मैं आपको एक लिस्ट लिखवा रहा हूँ, उससे मोमेंटम के बारे में कोई भी एमसीक्यू जब आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट पे मोमेंटम के बारे में अगर इस तरह का एमसीक्यू आता है तो आप इस टेबल से किया करो। सुनो, मोमेंटम एट समिट हाइट बराबर होगा इनिशियल मोमेंटम इनटू काज ऑफ थीटा। तो इससे हम ये भी लिख सकते हैं, जो कि आगे एमसीक्यू में ये भी पूछा गया है, कि मोमेंटम एट समिट हाइट बाय इनिशियल मोमेंटम का रेशो आ जाएगा काज थीटा के, इसके बराबर आएगा। तो अब अगर काज थीटा में ले लूँ तो 3 एंगल बड़े वांटेड एंगल है इधर, 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो cos 30 ये आप लोग क्लियर करो, ये टेबल याद करो कि cos 30 बराबर होता है √3/2 के, cos 45 1/√2 के बराबर है, और cos 60 1/2 के बराबर है। तो अगर मैं 30 डिग्री एंगल ले लूँ तो फिर मोमेंटम एट समिट हाइट टू इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा √3/2 के। 45 डिग्री पे मोमेंटम एट समिट हाइट टू इनिशियल बराबर होगा 1/√2 के, और 60 डिग्री पे मोमेंटम एट समिट हाइट टू इनिशियल बराबर होगा 1/2 के। तो यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ कि मोमेंटम एट समिट हाइट is half of its initial momentum when the angle of projection is 60 डिग्री। तो आप इस तरह भी बता सकते हैं कि अगर एक बॉडी को हमने पेन का मोमेंटम 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड से, तो मैक्सिमम हाइट पे अगर वो 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाए तो इसका मतलब ये कि ये इनिशियल मोमेंटम के हाफ हो गया। तो फिर इसका सीधा सीधा मतलब ये कि आपने जिस एंगल से प्रोजेक्टाइल को पेन का है वो 60 डिग्री है। तो 126 में आपके पास आता है ऑप्शन सी, हमारे पास इधर आता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 126 में हमारे पास ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 127 में बता रहे हैं कि रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट समिट हाइट टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री। ये भी उसी तरह जिस तरह मोमेंटम के लिए मैंने फार्मूला लिखा, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए अगर ये हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल आपने फेंका, इसको आपने काइनेटिक एनर्जी दी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल एक इब्तिदाई तवानाई आपने इसको दी, काइनेटिक एनर्जी हरकत दी, तो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे गया, इधर आकर गिरा, ये समिट पॉइंट है, समिट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी एट समिट हाइट हाफ mv² लिखूंगा। तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन तो ये है कि काइनेटिक एनर्जी एट समिट हाइट इज इक्वल टू हाफ mv², लेकिन समिट हाइट पे हमारे पास सिर्फ एक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होती है, वो है VIX, जो कि बराबर है VI cos ऑफ थीटा के। x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट समिट पॉइंट इज 0। तो इधर मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी एट समिट हाइट इज इक्वल टू 1/2m, और SV की जगह x कंपोनेंट तो VI और cos थीटा और होल स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी एट समिट हाइट इज इक्वल टू हाफ mvi² cos² थीटा
mv² ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो इक्वेशन आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट समिट हाइट इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से आप लिख के काइनेटिक एनर्जी एट समिट हाइट टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये भी आगे एमसीक्यू में पूछा गया है, ये बराबर है cos स्क्वायर थीटा के। द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एट समिट हाइट to initial kinetic energy in case of projectile motion is which trigonometric function? Square of cos trigonometric function। तो अब इधर एंगल पुट करो, अगर मैं 30 डिग्री एंगल पुट करूं तो cos 30 इधर तुम लोगों ने पढ़ लिया अभी, cos 30 √3/2 के बराबर है, लेकिन जब आप स्क्वायर लेते हैं तो ये 3/4 हो जाएगा, उसका स्क्वायर ले लो। cos 45 1/√2 के बराबर है, cos 45 डिग्री 1/√2 के बराबर है, लेकिन जब आप उसका स्क्वायर लेते हैं तो ये 1/2 हो जाएगा। और cos 60 डिग्री 1/2 के बराबर है, लेकिन जब स्क्वायर लोगे तो 1/4। तो याद रखो काइनेटिक एनर्जी एट समिट हाइट टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास उसका रेशो आएगा 3/4 जब एंगल 30 डिग्री हो, इसका रेशो आएगा 1/2 जब एंगल हमारे पास हो 45 डिग्री, और इसका रेशो आएगा 1/4 जब एंगल हमारे पास हो 60 डिग्री। तो ये भी याद रखो 45 डिग्री पे समिट हाइट पे काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाएगी, और 60 डिग्री पे समिट हाइट पे काइनेटिक एनर्जी 4 गुना कम हो जाएगी। तो इधर आपको बताया गया है कि 45 डिग्री पे रेशो क्या आएगा, तो 1:2। तो इस 127 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब हम 128 की तरफ जाते हैं। 128 में है रेशो ऑफ मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल एट समिट हाइट टू इनिशियल मोमेंटम। रेशो ऑफ मोमेंटम ये समिट हाइट पे ph और ये बराबर होगा pi cos थीटा के, तो ph/pi बराबर हुआ cos थीटा के। अभी मैं प्रीवियसली इसको कर चुका हूं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 128 में बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 129 में एट समिट हाइट द काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री। अभी मैंने इधर हल कर दिया। 129 में हमारे पास आता है ऑप्शन ए, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 से हमारे एमसीक्यूज है, तो एक टॉपिक्स इसमें इतने नहीं है, तो इसलिए वही एमसीक्यू उसमें से डिफरेंट एंगल पे आ रहा है। ये इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, ये 129 कर दिया। 130 इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन of two masses 100% of kinetic energy is transferred from one mass to another, which option is correct? अगर इलास्टिक कोलिजन हो, ये कंडीशन याद रखो, अगर इलास्टिक कोलिजन हुआ हो और हमारे पास 100% ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट नहीं ट्रांसफर्ड हुआ हो, तो फिर उसके लिए एक ही कंडीशन है जो पॉसिबल है। ये पॉसिबिलिटी एक ही कंडीशन के लिए हमारे पास आ सकती है, और वो ये है कि जो दोनों मासेज है m1 और m2 नंबर 1 वो बराबर हो। एक बात। दूसरी बात, जो m2 है उसकी वेलोसिटी 0 है, वो रेस्ट में है, और ये वेलोसिटी v से जा रहा है। तो जब ये इसको हेड ऑन इलास्टिकली कोलाइड करेगा तो ये अपनी पूरी की पूरी वेलोसिटी इसको दे देगा, और ये आ जाएगा रेस्ट में, डेडली रेस्ट इसको हम कहते हैं। द बॉडी कम्स एट रेस्ट डेडली, और ये m2 को अपनी पूरी की पूरी रफ्तार दे देगा, तो ये m2 v से जाएगा और ये आ जाएगा रेस्ट में, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि इसने अपनी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी उसको दे दी। तो 100% ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। दो कंडीशंस, एक तो मास m1 m2 के बराबर हो और दूसरा एक मास रेस्ट में हो। तो इसमें ऑप्शन सी 130 में आपके पास आएगा ऑप्शन सी। 130 में ऑप्शन सी आता है, द ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके 130 हुआ। 131 अब करेंगे हम 131। अब 131 की तरफ जाते हैं। 131 एमसीक्यू। अच्छा, 131 में हमसे पूछा गया है, 131 अब प्रैक्टिकल वैल्यू है। वर्क डन इज 40 जूल। वर्क डन हमारे पास 40 जूल हुआ। ओके माय डियर, ये वर्क डन हुआ 40 जूल। वर्क डन इज 40 जूल इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री। जब थीटा 0 डिग्री होगा तो ये वर्क डन 40 जूल, और ये वर्क डन कहलाएगा मैक्सिमम वर्क डन। वर्क डन मैक्सिमम कब होगा? जब फोर्स
इज पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल में हो तो वर्क डन इज मैक्सिमम। ओके, और वो 40 जूल। व्हाट विल बी द वर्क डन इफ द फोर्स इज अप्लाइड फॉर सम डिस्प्लेसमेंट इन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अगर हमारे पास थीटा 60 डिग्री हो जाए तो फिर वर्क डन एट 60 डिग्री हमारे पास कितना होगा? अगर वर्क डन एट 0 डिग्री, वर्क डन एट 0 डिग्री यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंगल 0 डिग्री हो तो वो 40 जूल है, ये मैक्सिमम वर्क डन होगा। तो इधर देखो, वर्क डन का फार्मूला है एफ डी कॉस ऑफ थीटा के, और ये एफ डी हमारे पास मैक्सिमम वर्क के बराबर होता है। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि वर्क डन एट एनी एंगल इज इक्वल टू वर्क डन मैक्सिमम इनटू कॉस ऑफ थीटा। तो इससे ये भी फार्मूला आ जाएगा कि द रेशियो ऑफ वर्क डन एट एनी एंगल टू द मैक्सिमम वर्क डन वो बराबर होगा कॉस थीटा के, दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। अच्छा, अब इधर इस कॉस थीटा की वैल्यू अभी मैं आपको बता चुका हूं। अगर एंगल हमारे पास 30 डिग्री हो तो वर्क डन एट 30 डिग्री बराबर होगा √3/2 ऑफ द मैक्सिमम वर्क डन, और 45 डिग्री पे बराबर होगा वर्क डन एट 45 डिग्री बराबर होगा 1/√2 ऑफ द मैक्सिमम वर्क डन, और 60 डिग्री पे बराबर होगा वर्क डन एट 60 डिग्री इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वर्क डन। तो इधर अगर एंगल 60 डिग्री हो जाए तो जो वर्क डन हमारे पास होगा वो मैक्सिमम के हाफ हो जाएगा। तो मैक्सिमम वर्क डन इन्होंने दिया है 40 जूल 0 डिग्री पे, और कहते हैं कि 60 डिग्री पे फिर कितना होगा, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट 20 जूल। वो 0 डिग्री पे मैक्सिमम वर्क डन 40 जूल था, तो 60 डिग्री पे उसके हाफ हो जाएगा, 20 जूल हो जाएगा, और ये हमारे पास आता है ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। डायमेंशन ऑफ वर्क इज सेम एज डायमेंशन ऑफ, अगर हम वर्क का डायमेंशन निकाले तो वर्क का यूनिट है जूल। अब डायमेंशन निकालने के लिए यूनिट को आप स्प्लिट करो, और तब तक जब तक वो बेस यूनिट्स में कन्वर्ट ना हो जाए। न्यूटन मीटर, न्यूटन बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, और मीटर अपनी जगह पे तो ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कैपिटल ML स्क्वायर और T⁻²। ये वर्क का डायमेंशन हुआ। अब अगर आप टॉर्क का डायमेंशन निकालते हैं टॉर्क का, तो टॉर्क का यूनिट भी न्यूटन मीटर है, तो न्यूटन मीटर उसी को वापस स्प्लिट करोगे तो ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो कैपिटल ML स्क्वायर T⁻²। तो वर्क, टॉर्क, एनर्जी have or heat have same dimensions, इनके डायमेंशंस क्या है? सेम। और इसका मतलब ये भी हुआ कि फिजिक्स में ये पॉसिबल है कि आपके पास दो फिजिकल क्वांटिटीज है और वो फिजिकल क्वांटिटीज अलग अलग है लेकिन उनका डायमेंशन सेम है। जिस तरह स्पीड और वेलोसिटी है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी और डिके कांस्टेंट है, इनके डायमेंशन हमारे पास क्या है? सेम है। तो ग्राफिकली वर्क इज, अच्छा तो ये 132 में आपके पास डी ऑप्शन, 132 में हमारे पास आया ऑप्शन डी। 133 ग्राफिकली वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय एरिया ऑफ एफडी ग्राफ। अगर ये हमारे पास ये एमसीक्यू नंबर 132 और ये हुआ एमसीक्यू नंबर 134। 134 में है कि ग्राफिकली वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय स्लोप ऑफ एफडी ग्राफ, नो एरिया ऑफ एफडी ग्राफ। अगर मैं बताऊं, अच्छा ये मेरे पास मान लो 10 न्यूटन फोर्स लगा है अप टू 5 मीटर तक, तो इसका इस ग्राफ का एरिया अगर मैं मालूम करूंगा, एरिया तो एरिया लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, इधर अगर लेंथ में ले लूँ 5 मीटर और विड्थ में ले लूँ 10 न्यूटन, तो 5 × 10 ये 50 न्यूटन मीटर आ जाएगा, 50 न्यूटन मीटर वर्क होगा। तो एरिया अंडर एफडी ग्राफ हमारे पास वर्क या एनर्जी के बराबर है। जब हम बोलते हैं कि एरिया अंडर एक्स ए बी ग्राफ, तो हम ए और बी मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे जो भी आएगा वो हमारे पास एरिया होगा। तो एफ डी ग्राफ का एरिया मीन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करो, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वर्क ही देगा। तो 133 में हमारे पास आता है ऑप्शन बी। 134 में हमारे पास वर्क डन इज पॉजिटिव इफ एंगल बिटवीन एफ एंड डी इज, ये बात याद रखो। इधर मैं लिखता हूं, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 0 डिग्री के बराबर या इससे ज्यादा और 90 से कम ये हो तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, और 90 से ज्यादा और 180 तक या 180 के बराबर वो हमारे पास होगा वर्क डन नेगेटिव।
पॉजिटिव वर्क डन एडिशन ऑफ एनर्जी है टू द सिस्टम और नेगेटिव वर्क डन सब्ट्रैक्शन ऑफ एनर्जी है। तो अगर थीटा हमारे पास ग्रेटर देन 0 डिग्री और इक्वल और लेस देन 90 डिग्री हो तो वर्क डन होगा पॉजिटिव। अगर एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री हो तो वर्क डन होगा 0। और अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो और लेस और इक्वल टू 180 डिग्री हो तो वर्क डन होगा नेगेटिव। इस केस में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव, अगर काइनेटिक एनर्जी में तब्दीली आ रही है, इधर काइनेटिक एनर्जी में चेंज नेगेटिव, इधर 0, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। और ये एडिशन ऑफ एनर्जी टू द सिस्टम है, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ एनर्जी टू द सिस्टम है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव। 135, तो 134 में क्या आता है? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। पॉजिटिव इन्होंने बताया है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 135 वर्क डन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स इज 0। 135 सेंट्रीपेटल फोर्स, याद रखे सेंट्रीपेटल फोर्स नाइदर, इसको फर्दर एक्सप्लेन करने की वो पूरा डायग्राम में ड्रा करूंगा, इतना समझो कि सेंट्रीपेटल फोर्स नाइदर इंक्रीजेस नॉर डिक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये सिस्टम के एनर्जी में ना इंक्रीज लाता है ना डिक्रीज, ये सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता रहता है, एक पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज करता रहता है। तो वो फोर्स जो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता रहे और वो बॉडी में ना वेलोसिटी ऐड करे ना सब्ट्रैक्ट करे तो उसका वर्क डन क्या होगा? 0। वर्क डन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल टू 0। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 135 में सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 136 the work done is 1/√2 times of maximum work done, then angle between force and displacement is 45 डिग्री। अभी मैं समझा चुका हूँ, प्रीवियस MCQs में मैं बता चुका हूँ, तो इसमें आएगा B 45 डिग्री। ओके, if slope FD graph is equal to 0, the work done is said to be work done by कांस्टेंट फोर्स। अगर एफ डी ग्राफ का स्लोप, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स है और ये ग्राफ इस तरह आ जाए तो इधर स्लोप बराबर है 0 के, तो इसका मतलब ये कि इधर वाई एक्सिस में चेंज 0 के बराबर है और वाई एक्सिस पे आपने फोर्स लिया है तो फोर्स में चेंज नहीं आ रहा, फोर्स है लेकिन उसमें चेंज नहीं है। तो ये 136 में बी ऑप्शन है। ओके, 137 में आपके पास आता है, इसमें बी ऑप्शन वर्क, ये है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। और अगर हमारे पास स्लोप यूनिफॉर्म आ जाए, एफ डी ग्राफ का स्लोप यूनिफॉर्म आ जाए तो ये हमारे पास फिर वर्क डन होगा बाय अ फोर्स विच इज कांस्टेंटली इंक्रीजिंग, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। यानी अगर आप स्प्रिंग फोर्स के खिलाफ वर्क डन करेंगे तो उसका ग्राफ इस तरह आएगा, डी एफ डी, जो 0 से स्टार्ट लेकर एक्स के साथ चेंज होता रहता है डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ। ये कांस्टेंट। अच्छा, 138 a rain drop of radius r falls from a certain height h above the ground। एक रेन ड्रॉप है, उसका रेडियस r है, वो certain height h से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। The work done by the gravitational force is proportional to, work done by the gravitational force is proportional to, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन प्रोपोर्शनल होगा किस चीज के? तो इधर हमारे पास वर्क डन बराबर होगा ये mgh के। The work done by gravitational force is proportional to mgh, और ये हमारे पास हो जाएगा रेन ड्रॉप का जो मास है वो हमारे डेंसिटी बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास बराबर हुआ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो मास बराबर हुआ डेंसिटी 4/3 और पाई r क्यूब। तो इधर m की जगह अगर मैं ये पुट करूं तो वर्क डन बराबर आया रो 4/3 पाई r क्यूब और gh, तो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 138 में सी करेक्ट ऑप्शन है। 139 a moving bullet hits a solid target resting on a frictionless surface and gets embedded in it. What is conserved in this process? अगर एक बुलेट एम्बेड हो जाए, यानी दो बॉडीज आपस में चिपक गए, बुलेट वुडन पीस के अंदर गया, तो ये बुलेट हमारे पास एक मास था, वुडन पीस हमारे पास दूसरा मास था, ये इसके अंदर गया और दोनों बॉडीज एक बॉडी बन गए, तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। और इनइलास्टिक कोलिजन में हमारे पास
मोमेंटम कंजर्व रहता है ओनली, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बराबर होगा फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। मोमेंटम कोलिजन में हमेशा कंजर्व रहेगा, अगर वो इलास्टिक हो या इनइलास्टिक। इधर इनइलास्टिक है तो मोमेंटम इज कंजर्व्ड ओनली। 140 में ये है कि अ बुलेट इज फायर फ्रॉम अ राइफल व्हाइल रिकॉइल्स आफ्टर फायरिंग। राइफल बैकवर्ड गया, ये आपके पास बंदूक, ओके, ये मेरे हमारे पास बंदूक और ये बुलेट। व्हेन बुलेट फायर्स द राइफल्स moves backward, the rifle moves backward, that is called velocity of recoil of the rifle और velocity of bullet। तो ये भी याद रखो, velocity of the gun यानी recoil velocity बराबर होगी माइनस mass of bullet, velocity of bullet divided by mass of gun। ये velocity of recoil पे भी आपका MCQ आ जाता है। तो ये बता रहे हैं कि इधर हमारे पास the ratio of the kinetic energy of the rifle, the ratio of the kinetic energy of the rifle to that of bullet हो, वो किसके बराबर होगी? तो लेस देन 1। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है p² 2m के। तो अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो, अगर p हमारे पास कांस्टेंट हो, दो पार्टिकल्स का मोमेंटम कांस्टेंट है, तो फिर काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। जिसका मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो ये जो राइफल है इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट। और वैसे भी कंसेप्चुअली अगर आप सोचे, अगर बुलेट और गन की काइनेटिक एनर्जी बराबर हो तो फिर तो गन भी बंदे को मार देगा और बुलेट भी, दोनों में अगर एक जितनी तवानाई है। बुलेट का मास कम है लेकिन उसका रफ्तार बहुत ज्यादा है, और इधर ये हमारे पास गन का मास ज्यादा है लेकिन रफ्तार बहुत कम है। और काइनेटिक एनर्जी मास के मुकाबले में रफ्तार के साथ ज्यादा डिपेंडेंट है, v² के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ राइफल और काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट तो ऊपर कम होगी नीचे ज्यादा होगी। तो अगर ऊपर नंबर कम है नीचे नंबर बड़ा है तो ये लेस देन 1 आएगा। और अगर मैं पूछूं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ द राइफल तो वो ग्रेटर देन 1 आएगा। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। 140 में हमारे पास आएगा ये ऑप्शन सी, और ये 139 में भी आपके पास आता है ऑप्शन सी। ओके, तो 141 अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग। 141 में आपको बताया जा रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास m है, मूविंग विद स्पीड v सफर्स अ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। मैंने बताया परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन तब होगा जब दो बॉडीज आपस में स्टिक करेंगे, व्हेन टू बॉडीज स्टिक टुगेदर विद अनदर बॉडी ऑफ मास। ये स्मॉल मास m है, ये हरकत में है, और ये लार्ज मास कैपिटल M है, ये उसके साथ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन करता है। अच्छा, और ये मास m की वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी v है, और द स्पीड ऑफ द कंपोजिट बॉडी इन्होंने बताया भी है। कंपोजिट बॉडी मीन after collision they stick together. If they stick together the total mass becomes small m plus capital M, small m plus capital M, and the velocity of the composite mass is v dash. What will be the v dash? Here the momentum remains constant. Initial momentum must be equal to final momentum by law of conservation of momentum. Initial momentum is mv, final momentum is composite mass small m plus capital M or v dash. So v dash is equal to mv divided by small m plus कैपिटल M। तो ये B इज द करेक्ट ऑप्शन। 141 में आपके पास B करेक्ट ऑप्शन है। 142 में है कि a body of mass m is thrown vertically upward with a velocity v, the height h at which the kinetic energy of the body is half its initial value is given by। तो किस हाइट पे हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू होगी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द हाइट h एट विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो mgho हमारे पास ये बराबर हुआ 1/2 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो mgh 1/2 और ये हाफ mv² के बराबर हुआ। तो h आपने मालूम करना है, m के साथ कैंसिल हुआ, m के साथ कैंसिल हुआ, तो h बराबर आया v² और 2 2 4 और by g 4 v² by 4g। d is the correct option। 142 में d is the correct option। अच्छा, 143 a body of mass m is dropped from a height h above the ground, the velocity v of the body when it has lost half its initial पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय। बॉडी की वेलोसिटी v क्या होगी अगर वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी आधी
पोटेंशियल एनर्जी उसकी लॉस हो जाए, खत्म हो जाए, तो फिर बॉडी ने कितना रफ्तार पकड़ा होगा? What will be the velocity of the body when the body lost half of its potential energy? तो loss of kinetic energy हमारे पास बराबर होती है gain in potential energy, और loss of potential energy हमारे पास बराबर होती है gain in kinetic energy. A body of mass is dropped from a height h above the ground. The velocity v of the body when it has lost half of its initial potential energy, तो half mv square वो बराबर होगा mgh बाय 2. तो ये 2 के साथ कैंसिल, m के साथ कैंसिल, v स्क्वायर जी एच के बराबर आया, तो v बराबर आया अंडर द रूट जी एच. तो ये हमारे पास द करेक्ट ऑप्शन इज 143. इसमें ए करेक्ट ऑप्शन है. 144 में आपको बताया गया है कि द एनर्जी स्टोर्ड इन द बाउंड वाच ऑफ अ स्प्रिंग. तो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर्ड जो होता है वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और ये स्प्रिंग फील्ड. इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और ये ग्रेविटेशनल फील्ड में हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है. और याद रखो जिधर पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट होगा वो हमारे पास होगा कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फील्ड. पोटेंशियल एनर्जीज का कंसेप्ट उधर होता है जिधर हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्सेस हो. तो इसका मतलब ये कि ये तीनों फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस है. स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, और इलेक्ट्रिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है. इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड और स्प्रिंग फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट होता है. तो 145 में है कि यूरेनियम न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर है 238 और उसका एटॉमिक नंबर 92 है. ओके, अब इस न्यूक्लियस से रेडियोएक्टिविटी में अल्फा पार्टिकल निकला. जब अल्फा पार्टिकल निकला तो 4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन ले ले या मास ऑफ न्यूट्रॉन ले ले, वो कम हुआ. ठीक है, तो U238 से अगर अल्फा पार्टिकल निकला तो उसका मास नंबर बाय 4 फैक्टर डिक्रीज हो जाएगा. 238 से पहले अगर ये था यूरेनियम न्यूक्लियस 238 हो तो अल्फा पार्टिकल के निकलने के बाद इसका मास नंबर रह गया 234 हो, तो ये पीछे की तरफ जाएगा. रिकॉइल वेलोसिटी इसकी हमने मालूम करनी है वीडेश, और जो अल्फा पार्टिकल निकला उसकी वेलोसिटी वी है. तो मोमेंटम कंजर्व्ड होगा. मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस बराबर होगा मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल के, बट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस लिखूंगा. तो मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस क्या है? वो है 234 ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन इनटू वी, और ये आ जाएगा -4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन और ये v, और ये विडेश. तो मास प्रोटॉन के साथ कैंसिल, विडेश बराबर आया -4v डिवाइडेड बाय 234. ए इज द करेक्ट ऑप्शन. तो 144 में हमने ये b था और ये तो था 145, तो इसमें हमारे पास ए इज द करेक्ट ऑप्शन. इसी तरह 146 में है कि a force equal to the weight of the body is acting on it, बॉडी पे एक्ट कर रहा है, and stops the body within a distance of, तो वो कितने डिस्टेंस में बॉडी को स्टॉप कर देगा, वो x निकालो. तो फोर्स जो एक्शन कर रहे हैं वो mg के बराबर है. अच्छा, अब अगर एक फोर्स बॉडी को स्टॉप कर लेता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या कर देगा? 0. तो हम कहते हैं वर्क डन बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी के हाफ mv स्क्वायर के. इधर वर्क डन बराबर हुआ fd के, fs के या s डिस्टेंस s, ये बराबर हुआ हाफ mv स्क्वायर के, तो s बराबर हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर बाय f, और f mg के बराबर है तो हाफ mv स्क्वायर बाय mg, m के साथ कैंसिल, v स्क्वायर बाय 2g इज द करेक्ट ऑप्शन. b इज द करेक्ट ऑप्शन. 146 में b करेक्ट ऑप्शन है. इसको मैं लिखूंगा s इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2g, v स्क्वायर बाय 2g. नेक्स्ट हमारे पास है अ लाइट एंड हेवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम, विच वन हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी. तो अगर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन इस तरह था, काइनेटिक एनर्जी के दो रिलेशन याद रखो, इस पे आपका एमसीक्यू आता है. 147 में हमारे पास आता है
अच्छा, ये 146 में बी आता है, 147 में हमारे पास ए। तो ए कैसे है? एक तो काइनेटिक एनर्जी का ये इक्वेशन याद रखो जो कि सिंपल, सबको पता है, हाफ एम वी स्क्वायर। इधर आप ये बताते हो कि अगर वी कांस्टेंट हो, स्पीड कांस्टेंट हो, तो फिर काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, और मोमेंटम के साथ इसका रिलेशन है पी स्क्वायर बाई 2m। तो बेटा अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो तो फिर काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मास के साथ इनवर्स हो जाएगा। तो अगर मैं बताऊं कि v कांस्टेंट है तो फिर हेवियर मास की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और अगर मैं बताऊं कि मोमेंटम कांस्टेंट है तो फिर लाइटर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। नो, ए ऑप्शन, द लाइटर बॉडी। 148 में है कि वाटर इज फॉलिंग ऑन द ब्लेड्स ऑफ अ टरबाइन एट रेट ऑफ, रेट मीन m बाई टी। उन्होंने बताया, देखो यूनिट से आप अंदाजा लगा सकते हैं, उन्होंने बताया 6000 किलोग्राम पर मिनट हो। तो ये फ्लो रेट आपको बता रहे हैं, मास फ्लो रेट, मास पासिंग पर मिनट, तो 6000 किलोग्राम पर मिनट। द हाइट ऑफ द फॉल इज, एच आपको गिवन है, वो है 100 मीटर। जितने हाइट से फॉल, जिस तरह देखो एक डैम में पानी ऊपर से नीचे आता है और वो टरबाइन को घुमाता रहता है, तो 100 मीटर के हाइट से पानी आकर टरबाइन के ब्लेड्स को घुमाता है, टरबाइन, ठीक है। द हाइट, तो व्हाट विल बी द पावर? तो पावर हमारे पास बराबर है mgh बाई टी के। इधर पावर हमारे पास बराबर है पावर हमारे पास बराबर है हाफ एम वी स्क्वायर बाई टी के बी। पावर mgh बाई टी के बी बराबर है पावर f डॉट वी के बी बराबर है, इधर ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। तो m बाई टी, ये m बाई टी आपको गिवन है, लेकिन इसको आप पर सेकंड्स में कन्वर्ट करो, तो ये 6 किलोग्राम और 60 मिनट्स हो, 1 मिनट 60 सेकंड, तो ये सिफर सिफर के साथ कैंसिल 1, तो ये आ जाएगा 100 और किलोग्राम पर सेकंड। इधर पुट करो पावर, ये आ जाएगा 100 किलोग्राम पर सेकंड, और जी हमारे पास आप ले ले 10, और ये एच ले ले आप 100 मीटर, तो और ये हमारे पास मीटर पर सेकंड, स्क्वायर मीटर, सारे यूनिट्स एसआई यूनिट्स है। तो मोमेंटम आपके पास 100 और 10, ये आपके पास 1000 और फिर 100, तो इतने वाट आ जाएगा। तो ये 3 जीरोस अगर मैं हटा दूं तो ये आ जाएगा 100 किलो वाट। तो ये पावर आपके पास आ गया। ये ए ऑप्शन 148 में ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये 140। अच्छा, अलोंग स्पाइरल स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर हुआ। अब अगर आप उसी स्प्रिंग को इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 10 सेंटीमीटर देन द पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी ये आता है माय डियर 149। पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर है। तो अगर पहले एम्पलीट्यूड आपके पास 2 सेंटीमीटर था और आपके पास एनर्जी यू थी, तो अगर आप एम्पलीट्यूड आपके पास नेक्स्ट एम्पलीट्यूड एक्स नॉट वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर हुआ, तो पहले आप ये निकाले कि एम्पलीट्यूड कितना बढ़ गया। तो 10 सेंटीमीटर को 2 सेंटीमीटर पे डिवाइड करो 5 गुना बढ़ गया। फिर जो पोटेंशियल एनर्जी है यू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नॉट स्क्वायर है, यानी उसके स्क्वायर के साथ डायरेक्टली है। तो 5 5 25, तो आपके पास एनर्जी 25 टाइम्स बढ़ जाएगी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास बढ़ जाएगी 25 टाइम्स। तो ये हमारे पास 149 में आता है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 150 में है कि a particle of mass m moving with a velocity v makes a head-on elastic collision with another particle of mass m initially at rest। अच्छा, अभी मैंने बताया अगर एक मास m दूसरे मास m के साथ हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन करे, इसकी वेलोसिटी v है और उसकी वेलोसिटी 0 है, तो ये अपनी पूरी, ये दिस इज द वन एंड ओनली कंडीशन, जब मास बराबर हो और एक रेस्ट में और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो, तो जो मास हरकत में होगा वो वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी, और जिसके साथ हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन करेगा वो अपनी पूरी की पूरी वेलोसिटी उसको दे देगा। तो 100% ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एंड द रेस्ट मास इज मूविंग विद दैट वेलोसिटी, जो जिस वेलोसिटी से जो मास m1 पहले हरकत में था कोलिजन से पहले। तो इधर हमारे पास ये आता है अ पार्टिकल ऑफ मास m। अच्छा, ये 150, ये एमसीक्यू आगे है। 150 एमसीक्यू स्टेटमेंट इस तरह है, अ पार्टिकल ऑफ मास m moving with a velocity v make a head-on elastic collision with another particle of mass m initially at rest, the velocity of the first particle after the collision will be, ठीक है, ए ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 150 के ए अपनी पूरी वेलोसिटी उसको दे देगा, 151% पे है। ओके, इफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीज बाय 50%, मोमेंटम 50% बढ़ गया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी? तो उसके लिए सिंपल फार्मूला ये है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है p²/2m के। तो अगर एक मेजरिंग क्वांटिटी स्क्वायर पे डिपेंड करती है किसी और क्वांटिटी पे और उसमें परसेंटेज इंक्रीज गिवन हो तो उसके लिए सिंपल फार्मूला है 2 डेल और प्लस डेल स्क्वायर बाय 100। ये डेल वो परसेंटेज इंक्रीज होता है जो स्क्वायर क्वांटिटी में आपको गिवन होता है, तो 2 × 50% और प्लस 50% होल स्क्वायर डिवाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा 100% और ये आ जाएगा 2500% डिवाइड बाय 100, तो ये दो जीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, 125%। ये फार्मूला आप लोग याद रखें, लेकिन ये तब इस्तेमाल करोगे जब आपको स्क्वायर क्वांटिटी में परसेंटेज इंक्रीज गिवन है और आप दूसरे क्वांटिटी में परसेंटेज इंक्रीज मालूम कर रहे हो। देयर विल बी 150 में आता है, ये 151 में आता है माय डियर, ये डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 152, देयर विल बी एन इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इफ वर्क इज डन अपॉन द सिस्टम बाय एनी कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। नो, इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस में होगा, तो 152 में आपके पास आता है ऑप्शन सी। 153 में है कि अ बॉडी ऑफ मास 3 किलोग्राम, बॉडी का मास 3 किलोग्राम है। ओके, इज ड्रॉप फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट ऑफ h इज इक्वल टू 25 मीटर हाइट से वो ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। देन इट्स काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 3 सेकंड, जब 3 सेकंड हो जाएंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो काइनेटिक एनर्जी तो 1/2mv² के बराबर है। मुझे वेलोसिटी चाहिए तो vf इज इक्वल टू vi प्लस at बिकॉज द मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, सो वी कैन यूज दिस फार्मूला हियर, द इक्वेशंस ऑफ मोशन, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो vf इज इक्वल टू 80, ए आप ले ले 9.8, तो चलो आप 10 ले ले, फिर कैलकुलेशन में पता चल जाता है 9.8 आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो टाइम 3 सेकंड, तो ये आपके पास 3 सेकंड। ओके, आपके पास आ जाएगा ये 30 मीटर पर सेकंड, तो 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है। आप काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन में इसको पुट करें 1/2m और v², तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास ये आ जाएगी हमारे पास 1296, ये 1300 तक आ जाएगी, लेकिन 1296 क्यों मैं फिर पुट करूंगा जूल, क्योंकि मैंने वैल्यू ऑफ जी ली थी 10 और वो 9.8 है, तो पॉइंट्स में वो जो डिफरेंस है वो आपको फिर ऑप्शन से पता चलेगा, तो आप 10 पुट किया करो, 9.8 मत पुट किया करो क्योंकि वो कैलकुलेशन आपके लिए मुश्किल हो जाती है। 154 में है, 154 में आपको बताया जा रहा है कि अ बॉम्ब ऑफ मास 12 किलोग्राम, एक बॉम्ब शेल है उसका मास 12 किलोग्राम है, दैट स्प्लिट इनटू 2 पीसेस, वो ब्लास्ट करता है और वो 2 मासेस में डिवाइड हो जाता है। अ बम ऑफ मास 12 किलोग्राम, ओके, ये है 154, उसका मास था 12 किलोग्राम, दिस इज अ बॉम्ब शेल, 12 किलोग्राम इसका मास है। ओके, वो एक्सप्लोड कर गया, उसका एक टुकड़ा हुआ 4 किलोग्राम और दूसरा टुकड़ा हमारे पास हुआ ये 8 किलोग्राम। तो इधर उसूल क्या है? उसूल ये है कि कोलिजन जब हुआ तो इधर इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम P1 और P2 आपस में बराबर होंगे, बिकॉज द मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। द वेलोसिटी ऑफ द मास 8 किलोग्राम इज 6 मीटर पर सेकंड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 किलोग्राम मास, 4 किलोग्राम मास की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो सबसे पहले हम 4 किलोग्राम मास की वेलोसिटी मालूम करेंगे, तो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, तो v1 इज इक्वल टू m2 v2 डिवाइड बाय m1, तो v1 इज इक्वल टू 8 किलोग्राम, m2 8 किलोग्राम है और उसका रफ्तार है 6 मीटर पर सेकंड, और इसको डिवाइड करो m1 पे जो कि 4 किलोग्राम है, तो आपके पास ये v1 आ जाएगा, v1 आपके पास आ जाएगा ये 2 3 और फिर 2 4 4 3 12, 12 मीटर पर सेकंड। जब 12 मीटर पर सेकंड आया तो फिर काइनेटिक एनर्जी मालूम करो, उसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2m1 और v1²। तो जब आप काइनेटिक एनर्जी मालूम करोगे, ये पुटिंग करो 12 144 और फिर 144 मल्टीप्लाई 2 आपके पास आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 288 जाउल। ये फार्मूला, इस फार्मूले से करो 288 जाउल। तो 153 में आपके पास ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 154, अच्छा
ये 153 में ए था, ये जो अभी सॉल्व किया ये 154 था। 153 में तो ए करेक्ट ऑप्शन था जो मैंने से पहले सॉल्व किया। 154 में आपके पास डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 155 4 पार्टिकल है सेम मोमेंटम व्हिच हैज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बी इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने हल किया ये 155 इस फार्मूले पे होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। पी जब कांस्टेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो अब आप बताइए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल में सबसे कम मास इलेक्ट्रॉन का है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी 156। तो 155 में आपके पास 155 में आपके पास बी ऑप्शन आता है 156। हमारे पास a body is dropped from certain height when it lost an amount of potential energy U, it acquire a velocity V. The mass of the body is, जब तो हाफ mv स्क्वायर हमारे पास U के बराबर। अच्छा, the mass of the body is, the mass of the body is, the mass of the body is, तो mass is equal to 2U by V square, 2U by V square। A is the correct option। 156 में A is the correct option। उधर खुद उन्होंने बताया है कि जब वो अपनी काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगा तो वो U के बराबर अपनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी U है, और जब वो वेलोसिटी V द मास ऑफ द बॉडी, तो बॉडी का मास कितना होगा, तो बॉडी का मास होगा 2U by V square 157। A ball of mass m moves with velocity v and strike a wall aiming infinite mass and it returns with the same speed। The work done by the ball on the wall, वॉल को उसने कोई काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दी? नो, वो तो इनफिनिट मास है, उसको कोई वेलोसिटी नहीं मिली, उसको कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं मिली। तो अगर बॉल ने इस दीवार पे वर्क किया होगा तो दीवार की तवानाई में चेंज आ चुका होगा। देयर इज नो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, देयर इज नो वर्क डन, तो जीरो आएगा हमारे पास। तो बी, इसमें ए ऑप्शन, इसमें ए ऑप्शन। 158 में वही मोमेंटम 20% बढ़ गया तो काइनेटिक एनर्जी, तो अभी मैंने 2 डेल प्लस डेल स्क्वायर बाय 100 ये फार्मूला आएगा 158 में। तो जब आप इसमें पुट करोगे 2 इंटू 20% और प्लस 20 स्क्वायर तो ये आ जाएगा 20 स्क्वायर टू 400 और ये 100 और परसेंट कैंसिल तो ये आ जाएगा 40% और प्लस 4% तो ये आपके पास 44% आंसर आ जाएगा। 159 along spring when stretched by x। 158 में आपके पास आया बी ऑप्शन, 159 में आपके पास सी ऑप्शन आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड स्क्वायर के, तो जब एम्पलीट्यूड n गुना बढ़ेगा तो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो n स्क्वायर गुना बढ़ेगी, दैट इज इंक्रीजेस इन स्क्वायर टाइम्स। लिख पाते हैं 160 में है वर्क डन मालूम करना है, तो आपको कंपोनेंट फॉर्म में फोर्स गिवन है 5I + 3J और ये आपको डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ये 2I - J। तो अगर आप F.R करेंगे वर्क डन तो 5 2s are 10 और -3 1s are 3 तो +7 जूल इज द वर्क डन। ओके, तो ये सी ऑप्शन 160 में आपके पास आएगा सी ऑप्शन। 161 में आपके पास a car moving with a speed of 50 km/h can be stopped by brakes after at least 6 meter। ओके, ये 161 if the same car is moving with a speed of 100, तो पहले 50 km/h से जा रहा था, ठीक है, और फिर ये 100 km/h से जा रहा है, तो इसका मतलब है कि स्पीड इसका हो गया डबल, 2v हुआ, स्पीड डबल हुआ। तो कहते कि अगर उतना ही फोर्स आप लगाएंगे, पहले जितना फोर्स लगा रहे थे उतना फोर्स आप लगा रहे, तो पहले जब फोर्स लगा रहे थे तो आपने 6 मीटर तक आपने बॉडी को स्टॉप किया जब उसका रफ्तार था 50 km/h, तो अब आप फोर्स उतना लगा रहे हैं, तो एक बात तो कंफर्म है कि 6 मीटर तक तो आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते, तो ज्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा, तो कितना, तो ये फार्मूला लगेगा कि हमारे पास वर्क डन बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर के। अगर आप काइनेटिक एनर्जी ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट वर्क डन के बराबर है तो F.S इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, तो S इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर डिवाइड बाय F। अब मास भी वही है, फोर्स भी वही है, तो ये टर्म कांस्टेंट हुआ, तो S डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। तो अगर वेलोसिटी W 2 गुना बढ़ गई तो डिस्टेंस
जितने डिस्टेंस में अब आपने उसको रोकना है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। तो 6 मीटर तक आपने उसको रोका था जब आप फोर्स एफ लगा रहे थे, उतना फोर्स एफ लगा रहे हो और उधर रफ्तार था 50 किलोमीटर पर आवर। तो अब आप फोर्स वही लगा रहे हो और रफ्तार 100 किलोमीटर पर आवर है। तो ऐसा ना हो कि तुम चीजों ने 12 मीटर नहीं, ये 24 मीटर, 4 गुना बढ़ जाएगा। 6 4 24, क्योंकि इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है। तो 24 में डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 161 में डी ऑप्शन। 162 में माय डियर, इन अ सर्टेन सिचुएशन इफ एन आर नॉट इक्वल टू जीरो, या ना फोर्स जीरो है ना डिस्प्लेसमेंट जीरो है, लेकिन उसका वर्क फिर भी जीरो है, तो इसका मतलब फिर सीधा सीधा ये है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर है। तो इसमें सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, 162 हुआ, 162 हुआ, 163 अब करेंगे। 163, तो 163 में है इफ डिस्टेंस इज प्लॉटेड अगेंस्ट एक्स एक्सिस हो, अगर डिस्टेंस को एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया जाए, डिस्टेंस यानी लेंथ, मीटर्स, डिस्टेंस, ओके, अलोंग एक्स एक्सिस हो, एंड काइनेटिक एनर्जी अलोंग वाई एक्सिस, काइनेटिक एनर्जी को वाई एक्सिस पे हमने ड्रा कर, उसके नंबर्स हमने वाई एक्सिस पे लिए, उसकी मेजरमेंट्स हो। देन द स्लोप ऑफ द ग्राफ, तो ये बात याद रखो कि स्लोप बराबर होता है चेंज इन वाई एक्सिस बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। तो इसका स्लोप बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय एस, एस के बराबर होगा। तो ये बता रहे हैं कि द स्लोप ऑफ द ग्राफ सो ऑब्टेन इज प्रोपोर्शनल टू, तो ये स्लोप किसके चीज के प्रोपोर्शनल होगा? तो काइनेटिक एनर्जी तो वर्क के बराबर है, वर्क बाय एस हो, तो वर्क बराबर है एफ डॉट डी और बाय एस। तो ये एफ डॉट डी बाय एस, तो ये आपके पास आता है फोर्स, इस स्लोप से आता है फोर्स हो। तो अगर फोर्स आया तो अब फोर्स प्रोपोर्शनल किस चीज के है? मास के और एक्सेलरेशन के। तो इधर तो आपके पास मास गिवन नहीं है, डी ऑप्शन में एक्सेलरेशन गिवन है। तो ये 163 में आपके पास डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 164 में इफ टू इलेक्ट्रॉन्स आर फोर्स टू कम क्लोजर, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ वर्क डन कर रहे हैं, और जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ वर्क कर रहे हैं तो आप सिस्टम के एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। इफ दे आर मूविंग अवे द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, इफ दे आर मूविंग टुवर्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। और अगर ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हो तो फिर जब आप उसको नजदीक लेके जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, और जब आप उसको अवे लेके जा रहे हैं तो इंक्रीज, बिकॉज potential energy increase when you are doing work done against the force, against the conservative force. 164 में B आता है। 165 में which of the following statement is incorrect? Incorrect, गलत statement कौन सा है? The work done by sun in rotating planets around it is zero. Yes, sun जो है वो प्लैनेट्स पे कोई वर्क डन नहीं करता, उसकी एनर्जी ना बढ़ाता है ना कम करता है, बल्कि जो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन है वो सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है जो प्लैनेट्स के डायरेक्शन को चेंज करता है। तो सी ऑप्शन अगर आप देखें, पोटेंशियल एनर्जी अराइजिंग फ्रॉम अट्रैक्टिव फोर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जब दो पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अगर आप उसी सिमत में जा रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी, तो वो नेगेटिव होगी, और इन्होंने कहा पॉजिटिव। तो सी, इधर सी जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है 165 में। 166 में है कि a motor boat moving with a constant velocity of 10 मीटर पर सेकंड encounters water resistance of 100 न्यूटन the power। तो इधर पावर का इक्वेशन लगेगा माय डियर 166, पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी, तो फोर्स और वेलोसिटी मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 1000 न्यूटन इंटू 10 मीटर पर सेकंड, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 किलो वाट। A is the correct option। 167 में work done by centripetal force is always equal to what? Zero। A stone of mass m is moved in a circle of radius r with constant speed v। The work done by the force or हाफ हो या फुल हो, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स वो जीरो के बराबर होता है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 168 हो, अगर एक मास को मैं हाइट पे लेकर जाऊं तो उसमें एनर्जी mgh, 2 तो 2 mgh हो, 3 तो 3 mgh हो, तो अगर n हो तो n mgh हो। तो इसमें 168 में आपके पास ऑप्शन ए आता है। 169 में है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इन अ फ्री स्पेस, its total mechanical energy remains constant throughout by law of conservation of energy। by law of conservation of energy, by law 168 इधर मैंने कर दिया, तो 169 by law of conservation of energy the total mechanical energy remains constant। A is the correct option। 169 तो अब 170, under the action of constant force a particle is experiencing a constant acceleration, the power is, इसमें आता है D option, increasing uniformly with the time। 171
फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल F बराबर है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल F बराबर है 2I प्लस 4J प्लस 6K, और डिस्प्लेसमेंट बराबर है ये 2I प्लस 3J प्लस 2K। फोर्स वर्क मालूम करो तो वो डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट में x को x के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 प्लस 4 3 12 इसके साथ में, और 6 2 12, तो ये 12 12 24 और प्लस 4, तो ये आ जाएगा 28। 28 B is the correct option, B is the correct option। 172 में है कि a force acts on a body, इधर भी वही फार्मूला लगेगा, लेकिन इन्होंने बताया कि फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो है 3 न्यूटन I प्लस 4 न्यूटन J और प्लस 6 न्यूटन K, और डिस्टेंस कवर हुआ D कवर हुआ 3 मीटर अलोंग Y एक्सिस, तो ये 3 मीटर J है, तो X का तो है ही नहीं, उसको मल्टीप्लिकेशन की जरूरत ही नहीं है, तो 4 3 12 जूल इज द आंसर। 172 में आपके पास बी करेक्ट ऑप्शन है। 173 में जो मैं करा चुका हूं, वर्क डन बाय एन एंगल टू इट्स मैक्सिमम, तो वर्क डन बाय एन एंगल टू इट्स मैक्सिमम वर्क डन वो बराबर है cos थीटा के, मैं प्रीवियस एमसीक्यूज में बता चुका हूं द रेशियो ऑफ वर्क डन, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये आ जाएगा 174 में द मैक्सिमम वर्क डन इज 10 न्यूटन, डब्ल्यू मैक्सिमम हमारे पास हुआ 10 न्यूटन, 10 न्यूटन वर्क डन हुआ, मैक्सिमम वर्क डन 10 न्यूटन है। ओके, तो जब ये 5√2 न्यूटन होगा, व्हाट इज द एंगल, तो अगर आप 45 डिग्री देके तो cos 45 डिग्री 1/√2 के बराबर है, तो वर्क डन एट 45 डिग्री बराबर होगा वर्क डन मैक्सिमम डिवाइड बाय √2 के। तो अगर आप 10 न्यूटन को √2 पे डिवाइड करें तो ये 10 न्यूटन को 2 × 5 न्यूटन लिख सकता हूं √2, तो वो √2 मल्टीप्लाई √2 बाय √2 इंटू 5 न्यूटन, ये इसके साथ कैंसिल हुआ तो 5√2 न्यूटन आपके पास आ जाएगा। इसका मतलब 45 डिग्री, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 175 में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मून इज 0, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्स इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन नहीं होता। 176 द लास्ट एमसीक्यू, 500 जूल इन 5 सेकंड, तो 500 जूल को 5 सेकंड पे डिवाइड करो तो इसके साथ आ जाएगा 100 जूल पर सेकंड, तो 100 वाट आ जाएगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये खत्म हुआ।